हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे अपने स्मृति चैप्टर का रिवीजन। हिंदी का चैप्टर है, क्लास 9th का ये वीडियो है, सनशाइन बुक से लिया गया। इसके पहले फेस टू फेस एक कहानी की तरह ये चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे इसे बुक से, एक एक लाइन, एक एक वर्ड अच्छे से समझने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, स्मृति। स्मृति मीन्स समथिंग जो आपको याद रहा, आपकी याद में है कोई चीज़। और ये लिखा किसने? श्री राम शर्मा जी ने ये पाठ लिखा है। तो चलो स्टार्ट करिए। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। अब राइटर याद करते हैं, जो लेखक हैं श्री राम शर्मा जी, वो याद करते हैं कि जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो 1908 की बात है। दिसंबर का या तो आखिर का टाइम चल रहा होगा या जनवरी की स्टार्टिंग का टाइम होगा। चिल्ला जाड़ा जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला का मतलब होता है कड़ी सर्दी, और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी। अब सोचो, एक तो दिसंबर का महीना या जनवरी की स्टार्टिंग, और उसमें बारिश हल्का फुल्का भी पड़ जाए तो फिर कितनी ज़्यादा ठंड हो गई होगी। उन्होंने कहा 2-4 दिन पहले ही बूंदाबांदी हो गई थी, और इसीलिए शीत यानी कि ठंड जो थी उसकी भयंकरता है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सायंकाल के यानी शाम के 3:30 या 4 बजे होंगे, लगभग यही समय था जिस समय जो घटना ये बताएंगे वो हुई। कई साथियों के साथ में झरबेरी के पेड़ तोड़ तोड़ कर खा रहा था। अब बेर थे उस समय, वो पेड़ पे से तोड़ तोड़ के अपने फ्रेंड्स के साथ खा रहे थे कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा, तुम्हारा भाई बुला रहा है। अब मुझे किसी ने आवाज़ दी और कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है, शीघ्र ही घर लौट जाओ, यानी कि जल्दी से घर चले जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, तो ये भाई साहब से बहुत डरते थे अपने, तो फटाफट घर की तरफ चलने लगे। इसीलिए सहमा हुआ चला जाता था। सहमा मीन्स लाइक डरते डरते। अब ये घर की तरफ चलते हैं। अब जा रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, समझ नहीं आता कि कौन सा कसूर बन पड़ा। अब इनको लग रहा है पता नहीं आज मैंने क्या कर दिया, क्यों मुझे भाई साहब ने बुलाया है। डरते डरते घर में घुसा। तो राइटर डरते डरते घर में घुसते अपने बचपन की बात बता रहे हैं। आशंका यानी कि डर था कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो गई हो। तो ऐसा तो नहीं कि मैंने बेर खा लिया और इसीलिए मुझे भाई साहब ने बुला लिया और भाई साहब आज मेरी डांट पड़े। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। पर मैं जब पहुंचा तो मैंने देखा आंगन में तो भाई साहब खत लिख रहे हैं। अब पिटने का भय दूर हुआ, मतलब देखा कि भाई साहब तो ऐसे कोई गुस्से गुस्से में तो दिख नहीं रहे, तो नॉर्मली अपना लेटर लिख रहे हैं। तो बोला मेरे पिटने का भय जो है वो दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालो। तो हमें कहा कि भैया जाओ और डाक खाने में डाल के आओ मक्खनपुर के। तेजी से जाना और शाम की डाक से चिट्ठियाँ निकल जाएं, ये बड़ी ज़रूरी हैं। अब भाई साहब ने कहा कि भाई तेज से जाना, ये चिट्ठियाँ बहुत ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं मेरे, शाम की डाक से निकल जाने चाहिए। जाड़े के दिन थे। 30 की हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। अब बहुत ज़्यादा 30 की हवा थी और बहुत इनको ठंड लग रही थी, कपकपा रहे थे। हवा मज्जा तक ठठुरा रही थी, माने हमारे जो बोन मैरो होता है ना, अंदर हड्डियों के अंदर जो मुलायम पदार्थ होता है, वहाँ तक इनकी हवा घुस रही थी और ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। इसीलिए हमने कानों से धोती से बांधा, हमने कानों को भी धोती से बांध लिया कि कानों के अंदर से भी हवा ना जाए। माँ ने बुझाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिया। अब एक धोती इनको और कैसे मिली कि माँ ने उसके अंदर क्या किए, चने जो हैं वो बांध के दिए। इंपॉर्टेंट रखना कितनी धोतियाँ हैं, 2 इन्होंने पहनी होंगी, एक तो इन्होंने पहनी होगी, एक इनका भाई साथ जाएगा उसने पहनी होगी, है ना। धोतियों का आगे जिक्र है इसीलिए कह रही हूँ, याद रखना कितनी धोतियाँ हो गई। अच्छा, हमने अपने इनमें कानों को धोती से बांध दिया, मतलब क्या किया, हमने कानों को धोती से बांधा और माँ ने बुझाने के लिए थोड़े से चने दिए थे, वो भी धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था भाई, उतना तो इस उम्र में राइफल से भी नहीं है। अब राइटर बड़े हो चुके हैं, लेखक बड़े हो चुके हैं, उनके पास राइफल है, तो कह रहे मुझे आज अपनी राइफल भी इतनी प्यारी नहीं जितना मुझे उस समय वो डंडे से बहुत प्यार था मुझे। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था, मतलब मेरे डंडे ने बहुत सारे सांप जो हैं अभी तक मार दिए थे। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उसमें आम झुरे जाते। तो मक्खनपुर और स्कूल, यानी ये माखनपुर की जगह है और ये स्कूल, तो रास्ते में जितने आम के पेड़ पड़ते होंगे वो झुरे जाते थे, मतलब उनसे आम तोड़े जाते थे, इस डंडे से ही आम तोड़ते होंगे। इस कारण वह मूक डंडा यानी चुप रहने वाला डंडा सजीव सा प्रतीत होता था, उनको लिविंग लगता था। प्रसन्न वदन का मतलब होता है ऐसे खुश खुश प्रसन्न चेहरा। हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे, राइटर और उनके छोटे भाई।
बड़े भाई साहब की चिट्ठियाँ डालने जा रहे थे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं थी, तो उन्होंने चिट्ठियों को क्या किया, टोपी में रख लिया अपनी सर पे पहनने वाली, और क्योंकि उनके कुर्ते में जेब नहीं थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। एक कुआं के पास आए और कुएं में कौन था भैया, काला सांप था। कुआं कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अब इसमें था भयंकर काला सांप। कुआं कच्चा था, यानी कि अर्थात मिट्टी का बना हुआ होगा, ईंटों से नहीं बना होगा, और 24 हाथ गहरा था, यानी बहुत जो है गहराई थी उसके अंदर। उसमें पानी नहीं था तो सांप दिखता भी होगा। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया, अब ये सोचते हैं। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था ना। हमको नहीं पता कि क्या कारण था, कैसे गिर गया, बट हमें पता 2 महीने से इसके नीचे सांप गिरा हुआ है। बच्चे नटखट होते हैं, बड़े शैतान होते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली में, हमारा जो मक्खनपुर में पूरा ग्रुप जाता था ना पढ़ने गांव से, पूरी बानर टोली थी, हम बंदरों की तरह एकदम टोली थी हमारी। एक दिन हम स्कूल से जो है लौट रहे थे। अब क्या हुआ, एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे तो हमने कुएं में उचकने की सूझी। हमें लगा कि हम थोड़ा उचक के देखें पंजे के बल नीचे क्या है, कैसा है। तो हमने झाँक कर देखा। झाँकना एक तरीके से होता है। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। बड़े शरारती थे लेकर, तो बोले सबसे पहले झाँक कर देखने वाला मैं ही था। कुएं में झाँक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। हमने देखा, सोचा कि चलो डाल के देखते हैं कि कैसी आवाज़ आएगी। उसे सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा हुई। फिर हमने जब ढेले की आवाज़ सुन ली तो हमको लगा कि हम अपनी आवाज़ भी सुने, तो गूंजती है ना आवाज़। आप बोलो निधि तो निधि 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 निधि, ऐसे करके गूंज की आवाज़ आएगी। तो उन्होंने कहा कि चलो भैया, हमने लगा कि हम भी चलो अपनी प्रतिध्वनि सुने। पर कुएं में जो ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार फुस करके सुनाई पड़ी। ये थी सांप की आवाज़ जो कुएं में था। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलौले करता हुआ मृग, किलौले करता हुआ अर्थात किलौले मीन्स क्रीड़ा करता हुआ, क्रीड़ा मीन्स खेल करता हुआ, अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता हो। मतलब कि पास में कुत्ता खड़ा है और उसके भौंकने से जो है वो एकदम चौंक गया हो। तो हम ऐसे जो है वो कहीं ना कहीं एकदम आश्चर्यचकित हो गए। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका। इसके बाद क्या किया, हम सब ने उछल उछल कर एक एक पत्थर उसके अंदर फेंका और कुएं से आने वाले क्रोधपूर्ण फुसकार पर खे कहे लगाए। फिर हमने कुएं के अंदर से जो क्रोधपूर्ण फुसकार आ रही थी, हम उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। हम गांव से मक्खनपुर जाते, मक्खनपुर से जब लौट के आते तो हर रोज़ कुएं में ढेले डालते जाते, पत्थर के टुकड़े डालते जाते। मैं तो आगे भाग कर आ जाता और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। तो क्या करते थे, टोपी को सर पे ना हाथ से पकड़ लेते थे और दूसरे हाथ से ढेला फेंकते थे। ये रोज़ाना की आदत सी हो गई थी अब इनको, सांप से फुसकार करवा लेना। मैं उस समय सबसे बड़ा काम समझता था कि भाई देखो, मैं ढेला फेंकूंगा, सांप फुसकार करेगा तो आवाज़ आएगी, तुमको बड़ा मज़ा आता था। इसीलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर निकले, कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। तो अब दोनों भाई जो हैं चिट्ठी डालने जा रहे, तो उनको लगा कि जैसे भैया स्कूल जाते हैं और सांप की आवाज़ सुनते हैं तो चलो अब भी ऐसा किया जाए। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक, मतलब जो मृग का बच्चा होता है, मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो। मतलब जो ऐसा लगा कि बड़े हिरन के पीछे कहीं ना कहीं जो है छोटा हिरन का बच्चा और बड़े हिरन के बच्चे के पीछे। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। अब इन्होंने टोपी हाथ से उतारी और ढेला नीचे गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। हुआ क्या होगा सोचो भाई, टोपी में चिट्ठियाँ थी ना, वो गिर गई। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा कि नहीं, ये बात तो अब स्मरण नहीं, ये बात तो हमें याद ही नहीं कि क्या हुआ सांप के साथ या ढेले का क्या हुआ। टोपी के हाथ में लेते तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। तो तीनों चिट्ठियाँ गिर गईं अकस्मात, यानी अचानक की। जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से खत होने पर निकल जाती है ना, जैसे हिरन घास चर रहा है, अब उसको कोई गोली मार दे तो उसकी क्या होगा, आत्मा निकल जाएगी, मैंने उसको बहुत दर्द होगा और मर जाएगा। तो वैसे तड़पता रहता है, फिर वो उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई वो कहते हैं। उसके गिरते ही मैंने उसे पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पे चढ़ते हुए देखता है तो उस पर हमला करता है। मानी शिकारी अगर जब पेड़ पे चढ़ रहा हो और शेर घायल हो जाए तो उस पर हमला करेगा, है ना, छोड़ेगा तो नहीं शेर उसको इतनी आसानी से। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में ना गिर गया होता। मतलब ऐसा लग रहा था चिट्ठियाँ गिर रही हैं और मैं पटाख से नीचे को हुआ तो लगा कि मैं कुएं में ना गिर जाता।
अब कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई डांडे मार मार कर और मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर। छोटा भाई तो डांडे मार के रो रहा था, खूब जोर जोर से रो रहा है कि अरे भैया की चिट्ठी गिर गई। और मैं चुपचाप था, आंखें मेरी डबडबी थी, मतलब आंसू थे। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है। अब एक कंपैरिजन दिखाएंगे कि अगर आपने पतीली में कुछ जो है वो पकाया, अब ढक्कन इसके ऊपर लगाया तो क्या होगा, पानी की वजह से, भाप की वजह से हटेगा ढक्कन, तो अब पानी बाहर टपक जाता है। तो निराशा, पिटने के भय से, निराशा की वजह से और पिटने के डर की वजह से, और उद्वेग से। उद्वेग का मतलब दे रखा है आपको, जस्ट अ मिनट देख लेते हैं। उद्वेग का मतलब क्या होता है, बेचैनी और घबराहट। ठीक है, इसके रोने से का उफान आता था, मतलब बार बार इन सब बातों की वजह से हमें रोने का उफान आता था, मतलब हमें रोना आ जाता था एकदम। पलकों के ढकने, यानी हमारी जो पलकें हैं भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न कर रही थी, मतलब कहीं कहीं हमारी जो पलकें हैं वो कोशिश कर रही हैं, आंसुओं को रोकने का प्रयास कर रही हैं, पर आंसू तो गिर रहे हैं हमारे कपोलों पर, हमारे गालों पर, आंसू ढुलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। अब लगता था कि माँ आ जाए, है ना, माँ की गोद में बैठे, डर बहुत लग रहा है। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ ही तो हैं, फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और जाकर कह दिया जाए कि भैया चिट्ठी डाल आए हैं। तो मतलब इनको लग रहा है कि झूठ झूठ बोल देते हैं, चलो जाके, है ना, चिट्ठी पे मिट्टी क्यों डालनी है कि कोई देख ना ले कि चिट्ठी इसमें पड़ी है। अब उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था। वो कह रहे कि भाई मैं छोटा था तो मेरे को नहीं आता था भाई झूठ कैसे बोलता है। घर लौट कर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती है। अब बात क्या थी कि दिमाग में चल रहा है कि अगर पहुँचे तो भैया जैसे रुई को पीटते हैं ना बहुत कस कस के, रुई की धुनाई होती है, ऐसा ही कहीं ऐसा ना हो हमारे घर जाके कुटाई हो जाए। मार के ख्याल से ही शरीर ही नहीं मन भी काँप रहा था। तो मार के डर से उनका शरीर ही नहीं, उनका मन भी बहुत ज़्यादा डर रहा था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुँचने की जिम्मेदारी के बोझ से दावा में बैठा सिसक रहा था। अब इनको लग रहा सच बोलेंगे तो पिटेंगे और झूठ बोलेंगे तो हमारी जिम्मेदारी है चिट्ठियाँ डालना, अब वो नहीं डाल पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए, देर हो रही थी और उधर दिन को बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, अपनी शाम होती जा रही थी। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, लगता था आप कहीं भाग जाएं, क्या करें, कैसे सिचुएशन से निकलें। पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दो धारी तलवार, एक तरफ था कि अगर बताएंगे तो पिटेंगे, और दूसरी तरफ था कि भैया जिम्मेदारी है। तो ये दो धारी, दो धारों वाली तलवार, दोनों तरफ धार है, तो मतलब मैं जो भी करूँगा तो कटूंगा तो मैं ही। तो तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। इन्होंने कहा कि मैंने सोच लिया कि चिट्ठी तो निकालनी है, मेरी दुविधा भी दूर हो गई, क्योंकि उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया, डिटर्मिनेशन दी स्ट्रॉन्ग। तो दुविधा नहीं रही, अब इनको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय उन्होंने किया। कितना भयंकर निर्णय था, क्योंकि कुएं में था सांप, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या, पर ठीक है अब देखा जाएगा जो होगा। मूर्खता और बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत के मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वो भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से बढ़ने को तैयार हो जाता है। माने अगर आप ने सोच ही लिया है कि भैया करना है, अब जानबूझकर आप मौत के मार्ग को स्वीकार कर लेंगे, मरेंगे तो देखा जाएगा, तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी से भी भिड़ने को तैयार हो सकते हो। और फल, और इस बात का रिजल्ट क्या होगा, उसे फल की क्या चिंता। जब उसने कह दिया है, व्यक्ति ने सोच ही लिया कि मरेंगे तो देखा जाएगा, तो फल की क्या चिंता। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, मतलब फल तो भगवान पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। विषधर मतलब सांप। तो उन्होंने कहा कि उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं तो सांप से भी भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था, मौत का आलिंगन हो, मौत का आलिंगन मतलब मर जाऊं मैं, अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, या फिर मैं सांप से बचकर ऊपर आ जाऊं तो मेरा दूसरा जन्म हो जाए। इसकी कोई चिंता थी नहीं कि मैं मरने का आलिंगन होगा, मतलब मैं मर जाऊंगा, या तो मैं मर के मतलब मरे भी नहीं वापस ऊपर आ जाऊंगा। खैर अब क्या होगा मुझको कोई चिंता नहीं थी, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा और फिर तब चिट्ठियाँ उठा लाऊंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। तो उन्होंने सोचा कि भैया कुएं में घुसा जाए, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। छोटा भाई रोता था, और रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। छोटा भाई रोता रहा तो उसको यही लग रहा था कि भैया नीचे जाएंगे तो मर जाएंगे, यद्यपि वह शब्दों से ना कहता। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी हुई थी। कौन था सजीव और नग्न रूप में? सांप बैठा था। सजीव मीन्स लाइव दिख रहा है आपको सांप, नग्न कोई कपड़े थोड़ी पहना था, तो हमको दिख रहा था कि कुएं में बैठा है। पर उस नग्न मौत से बढ़ने के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। अब ये धोतियां बांधेंगे अपनी, उतार कर, अपनी भी और अपने भाई की भी। कान पे ढकिया वो वाली भी, और जिसमें माने चने दिए और वो वाली भी, तो नग्न हुए एक तरीके से।
छोटा भाई भी नंगा हुआ, एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों में बंधी हुई धोतियाँ, टोटल 5 धोतियाँ हो गई और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी थी कि भैया नीचे उतर जाएंगे। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि भैया गांठें तो एकदम कड़ी हैं ना। अब क्या होता है, अपनी ओर से कोई धोखे का काम ना रखा, हमने अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखी। हमने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। धोती के एक सिरे पर डंडा बंधा था और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को देंग, वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, कि चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया कि भाई दूसरा सिरा तुम पकड़ के रखना है यहाँ पे, और एक नीचे चला गया। अब छोटा भाई केवल 8 साल का था, इसीलिए धोती को ढंग से कड़ी करके बांध दिया था इन्होंने, और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा कि भैया तुम इसे ढंग से पकड़ना, ये डेंग नहीं होगा, ये ढंग होगा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया, मैंने कहा कि भाई क्यों रो रहे हो, है ना। मैंने भरोसा दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था कि मैं मार ही दूंगा। ओवर कॉन्फिडेंट थे। कारण यह था कि इसके पहले मैंने अनेक सांप मारे हुए थे, तो कोई पहली बार तो था नहीं मेरे लिए। इसीलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप से तनिक भी यानी थोड़ा भी भय नहीं था। उसको मरना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था उसको मारना, कि लग रहा था यार ये आराम से कर ही लूँगा। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हूँगा मैंने ऊंचा, तब ध्यान से नीचे मैंने देखा। अक्ल चकरा गई मेरी। सांप फन फैलाए धरातल से यानी ज़मीन से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। कुछ इस तरीके से सांप होगा, ऐसे है ना, ऐसे करके ऐसे बैठा हुआ था सांप तुम्हारा। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग, ये वाला साला भाग जो है पृथ्वी पर था, आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ था, ये इस तरीके से। और सांप क्या कर रहा था, मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, यानी मेरा इंतज़ार कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, है ना, डंडा हिल रहा था जब नीचे उतर रहे थे, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था, है ना। घातक मतलब एक तरीके से डरावना, भय वाली स्थिति समझ लो, घात करने वाला, है ना, कि वो मुझ पे घात करेगा। अब सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है। अब जब सपेरा बीन बजाता है तो काला सांप ऐसे करने लगता है, फन फैलाता है, तो वो क्या होता है, और सांप क्रोधित होकर फन फैलाकर खड़ा होता और फुंकार मारकर चोट करता है। ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था कि भैया आ जा, तू नीचे उतर के आज। उसका प्रतिद्वंदी, यानी कि प्रतिद्वंदी कौन होता है, शत्रु, विपक्षी जो मैं था, मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। अभी लटके कुएं में, और नीचे भैया सांप इनका इंतजार कर रहा है। धोती रंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच आराम से लटक रही थी, और मुझे कुएं के धरातल यानी कि ज़मीन की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। अब ये कुआं है, अब इनको ना यहाँ पर, यहीं पर सांप बैठा हुआ है और यहीं पर चिट्ठियाँ पड़ी हैं, इनको बीच में उतरना है। अब ये यहाँ लटके हुए हैं। अब देखो आगे क्या होगा। इसके माने थे कि सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना था, मतलब इतनी दूरी पर पैर रखना था, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे यानी याद रहे, कच्चे कुएं का व्यास या डायामीटर जो था कच्चे कुएं का, वो बहुत कम था। नीचे तो 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं है, यानी कि ज़मीन में जगह बहुत कम थी। अंदर ऐसी दशा में कुएं में सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, अर्थात ज़्यादा दूरी तो सांप से मैं बना भी नहीं सकता था। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, अगर पास आता तो, है ना, अगर दूर रहने का प्रयास करता तो मैं रह पाता, तब भी दूर, अदरवाइज तो जगह ही नहीं है। पर उतरना तो था भैया कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। डंडा ऊपर से लटक कर मैं सांप नहीं मारा जा सकता, का ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मार सकता। उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था, थक इतना गए कि ऊपर नहीं चढ़ पा रहे, क्योंकि अभी चिट्ठी तो निकालनी है। अब तक मैंने अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। अभी तक इन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं डर जाऊंगा सांप से और मैं ऊपर चला जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं इन्होंने सोचा था। अब क्या होता है, अब तक अपने प्रतिनिधि को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों त्यों मेरी एकाग्रचित्ता, मेरा ध्यान जो है वो बढ़ता जाता। मैं बहुत फोकस्ड होकर दिख रहा था। मुझे एक सूझी मैंने एक आइडिया लगाया। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं के बगल में लगा दिए। इन्होंने कुएं की दीवार पे लगा दिए होंगे। दीवार से पैर लगते ही क्या हुआ, कुछ मिट्टी जो है वो नीचे गिरी। सांप फूं करके उनके मुंह मारा, उस पर मुंह मारा मिट्टी के ऊपर। मेरे पैर भी दीवार से हट गए, भाई डर गए एकदम से। मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही, यानी कि कुछ ऐसे ही है, यहाँ पर ऐसे लटके हुए थे। नीचे सांप बाबू इनका इंतजार कर रहे थे। तनिक झूलकर मैंने दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। अच्छा, पर इससे सांप
दूरी और मतलब सांप से मेरी कितनी दूरी है, कुएं की परिधि कितना है, डायमीटर कितना है और ढंग कैसे मैं उतरूँगी पता चल गया। तनिक झूल कर मैंने अपने पैर कुएं के बगल से सटाए, दीवार से सटाए होंगे और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख, प्रतिद्वंदी कौन है यहाँ, सांप, उसके सामने, सम्मुख मतलब सामने, कुएं के दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा मैं हो गया जाके। अब ये होता रहा है कुएं के अंदर। आंखें चार हुई, यानी सांप से इनकी आंखें मिली, शायद एक दूसरे को पहचाना। हम ही हैं वो जो ऊपर से पत्थर मारते थे सांप बाबू तुम्हें। सांप को चक्षुषवा कहते हैं, चक्षुषवा ना आंखों से देखने वाला कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुषवा हो रहा था, मुझे खुद कुछ सब आंखों से ही सुनाई दे रहा था एक तरीके से। चक्षुषवा वाला आंखों से सुनने वाला, सॉरी, और दिखाई देने वाला। अन्य इंद्रियां मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को ही दे दी हो। सारी इंद्रियां, ऐसा लग रहा है सारे सेंसेस ने अपनी सारी शक्ति जो है वो किसको दे दी हो, आंखों को ही दे दी हो। आंखें ढकी हुई हैं बिल्कुल सांप के ऊपर। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी और वह कब किस ओर को आक्रमण करता पता नहीं भैया। सांप ने मोहिनी सी डाल थी, सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था, है ना। लग रहा था कि भैया तुम मारो तो फिर मैं मारूं। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। मतलब बिल्कुल मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी बिल्कुल मिथ्या हो जाती, कभी कभी बिल्कुल वेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि सब कुछ उल्टा निकलता है। मुझे सांप का साक्षात होते ही, जैसे कि मैंने सांप को सामने से देखा, अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हुई। मुझे समझ में आ गया बेटा इसको मारना इतना आसान नहीं जितना मैं ऊपर से सोच रहा था। मेरी योजना, मेरी प्लानिंग, मेरा होप जो थी वो तो असंभव लग रही थी, इम्पॉसिबल लग रही थी। डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था। मैं डंडा चलाऊं कैसे सांप को मारने के लिए। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़े होना था कि आप तोप के, बिल्कुल जैसे तोप होती है ना, इतनी बड़ी तोप है, इसके सामने खड़े हो तो गन से चलेगी तो खट से तुम ही उड़ोगे सबसे पहले। तो बिल्कुल ऐसा ही था। यदि फन या उसके समीप का भाग ना दबा तो फिर वह पलटकर ज़रूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी नहीं थी। उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कोई कैसे उठाए। 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। हमने देखा कि 2 चिट्ठियाँ तो आपके पास पड़ी हैं और एक इनकी तरफ है। मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैरों पर डटे रहे, मतलब हम दोनों अपनी स्थिति पर डटे रहे। सांप अपनी जगह और मैं अपनी जगह पर। आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए थे। मैं जहाँ खड़ा था 4-5 मिनट तक खड़ा रहा। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, मतलब दोनों ही अपने मोर्चे पर मजबूत खड़े थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। अब मुझे समझ में आ गया कि बेटा सांप से मेरा मुकाबला थोड़ा सा मेरे लिए टफ है। मैं कमज़ोर रहा, कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो क्या करता, उसे पकड़ कर कुचल कर मार देता। पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता। मतलब अगर मैं पकड़ भी लेता तो भी मैं मार भी देता तो भी वो डंक तो मार देता, मुझे अपना दस तो देता ही, मुझे अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता, मतलब मैं भी मर जाता उसके साथ साथ। अब तक सांप ने वार न किया था, इसीलिए मैंने भी उसे डंडे के दबाने का ख्याल छोड़ दिया कि भाई जब ये कुछ नहीं कर रहा तो मैं भी कुछ क्यों करूं। ऐसा करना उचित भी ना था, मतलब क्यों मारना था उसको। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक ही सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए, है ना। डंडे से मैं सांप अपनी तरफ चिट्ठियाँ सरका लेता हूँ। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ना था। कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था, बस इन्होंने एक कुर्ता पहन रखा था और कोई कपड़ा नहीं पहन रखा था। जैसे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को मैं पकड़ लूँ। मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, 2 ही मारते, या तो मैं इसको मार दूं या इसके साथ बिल्कुल छेड़खानी ना करूं। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, मतलब मारना तो मुझे समझ आ रहा था भाई मेरे बस की नहीं था, ठीक है। बाध्य होकर, यानी कि कंपाल होकर एक तरीके से, लाइक अब कोई और चारा नहीं है, दूसरा मार्ग का अवलंबन करना पड़ा, यानी दूसरा मार्ग मुझे अपनाना पड़ा, यानी कि बिल्कुल मैंने उसके साथ छेड़खानी नहीं करी। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। सांप ने थोड़ा मुंह पीछे किया और फिर आगे मतलब अपना डस करेगा। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली ऐसे तड़पी और डंडे पर गिरी। धड़म से सांप ने उसके ऊपर क्या किया, है ना, डस लिया डंडे के ऊपर। हृदय में कंप हुआ, मतलब मैं एकदम कांप गया, मेरा दिल कांप गया और हाथों ने आज्ञा ना मानी। हाथों ने मतलब बात नहीं मानी और डंडा क्या हुआ, इनके हाथ से छूट पड़ा। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं भाई, यूं ही बिदक कर, डर गए थे इसलिए उछल गए थे। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीवसी लगी हुई थी, मतलब वो सांप का जहर होगा, वो विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता को पहले ही कायल था। मैं तो जानता था सांप बहुत ही मतलब एकदम कर सकता है, कायल था।
उस सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत थी, क्यों मारा साहब जी तुमने, है ना, मुझे तो पता था कि तुम मुझसे ज़्यादा है ना शक्तिशाली हो। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें करी। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, यानी इसके पहले तो इस डंडे ने ही बहुत सारे सांप मार रखे थे। शायद वह सांप का उपहास कर रहा था, शायद वो उसका मजाक उड़ा रहा था। उधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया। अब छोटे भाई को लग रहा है कि भैया भैया तो निकल लिए लगता है ना, भैया मर गए सांप की वजह से, और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया। मतलब फूफू की आवाज़ से और वो जो धमाका हुआ था ना, डंडा वंडा गिरा था, उन्होंने बोला कि इनको लग रहा था कि अब भैया मेरा भैया तो गया, बंधुत्व का नाता खत्म हो गया, टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया, और मेरे कष्ट से और मेरे विरह मतलब मेरे अलग होने के ख्याल से ही उसका कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृस्नेह मतलब भाई का प्यार के ताने बाने को चोट लगी और उसकी चीख निकल गई। जोर से चीखा। छोटे भाई की आशंका बेजाना थी। मतलब ऐसा नहीं था कि छोटे भाई जो है वो बेकार में ऐसी चिंता कर रहा था, पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ और बढ़ गया, यानी मेरे को थोड़ा और करेज आ गया। दोबारा फिर उसी लिफाफे को उठाने की मैंने चेष्टा की, कोशिश की। अब की बार सांप ने वार भी किया तो डंडे से चिपट भी गया। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम और आतंक से अपनी ओर खिंच गया, और गुंजल्क मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छूट गया। अभी ये क्या हुआ, गुंजल्क मतलब क्या होता है देख लेते हैं हम। गुत्थी, गांठ मारता हुआ। अच्छा भाई साहब, गांठ मारता गया सांप अपनी बॉडी की, और इनके हाथ के पिछले भाग से छू गया। उफ, कितना ठंडा था सांप। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया। यदि कहीं दूसरे वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और ना बचता, लेकिन वह जीवन होता है ना, तब हजारों ढंग, वो कहते हैं बचने के निकल आते हैं, लाइफ वो तो बच सकते हैं। वह देवी कृपा थी। डंडे ने मेरी और खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। अब डंडा मेरी ओर खिंचा गया तो जहाँ सांप था वहाँ ये पहुँच गए, जहाँ ये थे वहाँ सांप। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के ऊपर छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धनरा देकर बैठ गया था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी निकाल लेकर मैंने उसके राइट हैंड साइड दाईं ओर फेंकी और उस पर वो झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसके बाईं ओर से डंडा खींच लिया। उन्होंने डंडा खींच लिया, पर बात की बात ने उसने दूसरी ओर भी वार कर दिया। यदि बीच में डंडा ना होता तो कह रहे थे मेरे पैर में दांत गड़ गए होते, वो तो बीच में डंडा आ गया। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था, केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए 36 फुट ऊपर चढ़ना था। मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। 15-20 फुट, ये तो 36 फुट था, कम ही, अधिक नहीं, इससे कम ही चढ़ सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में 36 फुट चढ़ा, डर गए थे, बाहाँ भर गई थी, मतलब हाथों में दर्द हो गया था, बिल्कुल छाती फूल गई थी और धौंकनी चल रही थी, ऐसे ऐसे सांस खिंच रही थी। एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल पे मैं ऊपर चढ़ा। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन था। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहन लिया, शरीर झाड़ा, फिर धोती कुर्ता पहन लिया। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, है ना, लड़के ने देखा होगा, कोई किशनपुर का होगा, उसको ताकीद दी, उसको बार बार चेताया कि कुएं वाली घटना किसी को ना कहे। हम लोग आगे बढ़े, फिर हम लोग आगे बढ़े तो क्या हुआ, मतलब फिर वो वहाँ पर चले गए। अब वे अपनी माँ को नहीं बताते। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद ये घटना मैंने अपनी माँ को सुनाई। इतने टाइम बाद सजल नेत्रों से आंखों में आंसू भरकर माँ ने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया, जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के पीछे छिपा लेती है। डैने का मतलब क्या होता है, डैने मतलब पंखों के पीछे छिपा लेती है। ठीक है, कितने अच्छे दिन थे वो। उस समय राइफल नहीं थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप के शिकार यानी राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक नहीं था। मतलब वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। और यहाँ फिनिश होता है हमारा ये चैप्टर। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।